ये स्टूडेंट्स, आज हम आपकी बुक कृतिका से नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है माटी वाली, जिसको लिखा है विद्यासागर नौटियाल ने। माटी वाली बेसिकली एक ऐसी गरीब औरत की कहानी है जो अपने पति के साथ एक जगह पर रहती है, जैसे झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं उसमें रहती है। उसका अपना घर नहीं है, बस एक जगह है जिस पर वो रहती है। अपने सिर पर मिट्टी का कनस्तर लेकर जाती है, घर घर पे मिट्टी बेचती है, चौका लीपने के लिए, चूल्हा पोतने के लिए लोग उससे मिट्टी खरीदते हैं। लोग उसको अच्छी तरह से पहचानते हैं क्योंकि हर जगह वो मिट्टी बेचने जाती है। कोई उसे खाने के लिए रोटी दे देता है तो वो एक रोटी उसमें से भी बचा कर ले जाती है अपने पति के लिए। उसका पति जो शरीर से अपाहिज है वो बस बिस्तर पे पड़ा रहता है, चल फिर नहीं सकता, काम नहीं कर सकता, तो अपने घर का कमाने वाला पर्सन जो है वो ये माटी वाली है। तो एक ऐसी औरत की कहानी है जो कितने संघर्ष करती है, जिसका कोई नहीं है यहाँ पर इस दुनिया में, अकेली उसके पति के अलावा। लास्ट में उसके पति की भी मृत्यु हो जाती है, तो किन किन संघर्षों से गुजरती है वो, ये हम पढ़ेंगे। और साथ ही साथ इसमें एक विस्थापन की समस्या को भी उभारा गया है इस कहानी में। विस्थापन मतलब अपना स्थान छोड़कर किसी दूसरी स्थान पर बस जाना। तो स्टार्ट करते हैं पाठ। शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे उतारा। मिट्टी से भरा एक कंटर यानी कनस्तर, पीपा, माटी वाली। टिहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह न जानती हो या जहां उसे न जानते हो। मैंने अभी बताया कि उसको सब लोग जानते थे। घर के कुल निवासी, बरसों से वहां रहते आ रहे किराएदार, उनके बच्चे तलक सब उसको जानते थे। घर घर में लाल मिट्टी देते रहने के काम, उस काम को करने वाली वे अकेली है। उसका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है, यानी वो अकेली ही है जो इस तरह का मिट्टी बेचने का काम करती है। उसके बगैर तो लगता है टिहरी शहर के कई घरों में चूल्हे का जलना मुश्किल हो जाएगा। वह ना रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज की एक समस्या। घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए। चूल्हे चौकों को लीपने के अलावा साल 2 साल में मकान के कमरों, दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए भी लाल मिट्टी की जरूरत पड़ती रहती है। ये उस समय का वर्णन है जब मिट्टी से मकान बनाए जाते थे। शहर के अंदर कहीं माटा खान है नहीं। भगीरथी और भिलांगना, 2 नदी के तटों पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है। अब ये नदियां हैं, उनके तटों पर जो रेतीली मिट्टी है उससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। आने वाले नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते हैं तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते हैं। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया माटी वाली, लोअर कास्ट की थी, हरिजन थी ये माटी वाली स्त्री, इसको सब जानते थे। शहर वाली सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। रद्दी कपड़े को मोड़ कर बनाए गए एक गोल डिल्ले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से छुलबुल भरा कनस्तर टिका रहता है। छुलबुल भरा यानी कि पूरा ऊपर तक भरा हुआ। उसके ऊपर किसी ने कभी कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा। अपने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले वह ऊपरी ढक्कन को काट कर निकाल फेंकती है। ढक्कन के ना रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और उसे खाली करने में आसानी रहती है। इसके कंटर को जमीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामिनी दौड़ती हुई वहां आ पहुंची, उसके सामने खड़ी हो गई। मेरी माँ ने कहा है जरा हमारे यहाँ भी आ जाना। अभी आती हूँ। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन के कोने पर उड़ेल देने को कहा। तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई है हमारे घर। भाग्यवान आए खाते वक्त। अभी कौन बोलती है? घर की मालकिन, कि तू अच्छे टाइम पर आई है, कि चाय का टाइम है और जो चाय के टाइम आता है, खाते टाइम आता है, भाग्यवान होता है। वह अपनी रसोई में गई और 2 रोटियां ले आई। रोटियां उसे सौंप कर वह फिर अपनी रसोई में घुस गई। वो मालकिन ने उसे 2 रोटियां दी। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोचने का ज्यादा वक्त नहीं था। वो कहती है ना कि तू भाग्यवान है, अच्छे टाइम पर आई है। तभी कहा गया कि उसके पास तो इतना टाइम नहीं था कि वो अपने अच्छे बुरे भाग्य के बारे में सोचे।
घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाई। हाँ, इस वक्त वो अकेली थी, उसे कोई नहीं देख रहा था। उसने फौरन अपने सिर पर डिल्ले के कपड़े की मोड़ों को हड़बड़ी में एक झटके से खोला और उसे सीधा कर दिया। फिर इकहरा खुल जाने के बाद वह एक पुरानी चादर के फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुआ, जो उसने अपने कनस्तर पे बांधा हुआ था ना, उस कपड़े को खोला उसने। मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में थामी 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा और उस कपड़े में लपेटकर गांठ बांध दी और साथ ही अपना मुंह यूं चलाकर खाने का दिखावा करने लगी कि जैसे एक रोटी उसने खा ली हो, और वास्तव में उसने वो रोटी रख ली थी ताकि घर जाके वो अपने पति को देगी। घर की मालकिन पीतल के गिलास में चाय लेकर लौटी। उसने वह गिलास बुढ़िया के पास जमीन पर रख दिया। ले, सदा बासी साग कुछ है नहीं अभी, इसी चाय के साथ निगल जा। बासी साग मतलब कोई सब्जी नहीं पड़ी है तो चाय के साथ खा ले। माटी वाली ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई में पकड़कर पीतल का वह गर्म गिलास हाथ में उठा लिया। नहीं, कपड़े से उसने गिलास को उठाया। अपने होठों से गिलास के किनारे को छुआने से पहले शुरू में उसने उसके अंदर रखी गर्म चाय को ठंडा करने के लिए सू सू करके उस पर लंबी लंबी फूंके मारी। क्योंकि पीतल के गिलास में पी रही थी तो चाय बहुत गर्म थी तो फूंक मारने लगी। तब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सुड़कने लगी और रोटी के टुकड़े के साथ वो चाय भी पीने लगी। चाय तो बहुत अच्छी साग हो जाती है ठकुराइन जी, भूख तो अपने आप में साग होती है बुढ़िया। अब इसका क्या मतलब है कि सब्जी नहीं है तो चाय के साथ तो बहुत अच्छी तरह से रोटी खाई जा सकती है। तो इसका जवाब वो क्या देती है कि भूख ही अपने आप में साग होती है। यानी कि अगर भूख लगी है तो साग सब्जी की जरूरत ही नहीं होती, जैसी रोटी मिले वैसी ही खाई जा सकती है। भूख मीठी के भोजन मीठा, यानी जब भूख लगी है तो भोजन कैसा भी हो हमें अच्छा ही लगता है। तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल रखे हैं, पूरे बाजार में और किसी के घर पे ये नहीं मिलते। अब उसने पीतल का गिलास देखकर माटी वाली ने कहा कि तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल रखे हैं। इनके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काट कर लौट गए। पुरखों की गाड़ी कमाई से हासिल की गई चीजों को हराम के भाव बेचने का मेरा दिल गवाही नहीं देता। अब वो पीतल के गिलास पूर्वजों की कमाई से बने हुए हैं तो मालकिन कहती कि मेरा मन नहीं करता कि इसको मैं बेचूं। पूर्वजों की निशानी होती है, कितनी मेहनत से उन्होंने कमा कर ये बनाए होंगे। हमें क्या मालूम कैसी तंगी के दिनों में अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज रखने की बजाय मन मसोस कर 2-2 पैसे जमा करते रहने के बाद खरीदी होंगी ये तमाम चीजें। यानी पूर्वजों ने कितनी चीजें ताक पर रखकर, कितनी चीजों की कुर्बानी देकर ये चीजें खरीदी होंगी जिनकी हमारे लोगों की नजर में कोई कीमत नहीं है। और हम लोग क्या करते हैं, पूर्वजों की चीजों को बेच देते हैं कौड़ियों के भाव। बाजार में जाकर पीतल का भाव पूछो जरा, दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है। और ये व्यापारी हमारे घरों से हराम के भाव इकट्ठा करके ले जाते हैं। यानी कि जब व्यापारी घरों से ले जाते हैं तमाम बर्तन भांडे वो सस्ते ले जाते हैं, और अगर बाजार में से खरीदें तो पीतल कितना महंगा मिलता है। कांसे के बर्तन भी गायब हो गए हैं सभी घरों से। कांसे यानी तांबे के बर्तन। इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग। अब जिस घर में जाओ वहां या तो स्टील के भांडे दिखाई देते हैं या फिर कांच और चीनी मिट्टी के। अब माटी वाली क्या कहती है, इतनी लंबी बात नहीं सोचते सब लोग कि पूर्वजों की कमाई है, इसको संभाल के रखना चाहिए। सब लोगों के घर में क्या होता है, या तो स्टील के बर्तन होते हैं या कांच के या चीनी मिट्टी के। तो आज का पाठ हम यहीं तक पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। इतना पाठ आपको समझ आ गया होगा। बाकी कितनी कठिनाइयां आती हैं माटी वाली की लाइफ में ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।